नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। देखिए, ये तकनीक भी क्या दिलचस्प चीज होती है कि साहित्य आज तक का मंच अब ई साहित्य आज तक हो चुका है और उसमें जहां पर मैं हूं, जहां पर मनोज तिवारी जी हैं और जहां पर ये स्टेज है, ये तीनों अलग अलग जगह हैं। लेकिन मैं भी यहीं पर प्रकट हो गई मनोज जी, आप भी यहीं पर प्रकट हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। ये इस टेक्निक का भी एक नया अनुभव हुआ है और बहुत कुछ सीखने को मिला है लॉकडाउन में इससे। नहीं, लेकिन ये बताइए, क्योंकि हम बहुत मन की बातें, ऐसी चीजें जो लोग नहीं जानते हैं, जो सब सुन रहे हैं साहित्य आज तक पे, वो मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि राजनीति में रहते हैं मनोज तिवारी, लेकिन साहित्य से जुड़ते ही, यानी फिल्मों से जुड़ते ही वो हो जाते हैं मनोज तिवारी मृदुल। ये मृदुल क्यों उसमें जुड़ता है? जी, मृदुल मेरे साथ जुड़ गया था श्वेता जी, जब मैं शुरू में 1996 में 1996 में गाना गाना शुरू किया, तभी वो मृदुल एक निकनेम जुड़ गया हमारे साथ। तो मैं जितना गाना गाया हूं वो सब मृदुल, मनोज तिवारी मृदुल। निश्चित रूप से राजनीति में हम लोग इसको मृदुल नहीं जोड़ते हैं, लेकिन मृदुल बनने की कोशिश जरूर करते हैं। आज थोड़ा सा आपको पीछे ले चलूंगी मनोज जी, आपके गांव तक, आपके बचपन तक। आपके पिता जो कि शास्त्रीय गायक थे, तो आपको जो ट्रेनिंग मिली, आपने जो सीखा पहले, वो क्या शास्त्रीय सीखा, उसके बाद धीरे धीरे फिल्मों की तरफ आप आए? कैसा था ये सफर? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे पिताजी शास्त्रीय संगीत के गायक थे। हालांकि वो गांव के किसान थे और वो पहलवान भी थे। तो ये सब अच्छा। वो एक हमको बार बार कहावत करते थे कि की बल धाऊं, की बल गाऊं, की बल घोड़ दौड़ाऊं। हाँ। मतलब गाने के लिए और कीबल गाऊं, कीबल धाऊं दौड़ने के लिए, और कीबल घोड़ दौड़ाऊं, घोड़ा दौड़ाने के लिए पावर की बड़ी ज़रूरत है। तो हमेशा जान लो कि अगर गाना गाना है तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो पिताजी पहलवान भी थे और पिताजी ने मुझे मैं जब काफ़ी 8वीं क्लास में था तो मुझे एक सरस्वती वंदना सिखाया था उन्होंने। और वो आपने जैसे कहा ना, मुझे याद आ गया वो सरस्वती वंदना। रे ग म प ग म रे ग सा रे नि ध प ध प प द सा रे ग म ग म प द नि ध प ध म प द सा रे ग म ग रे ग सा ध रे सा नि ध प म ग रे सा प द सा रे ग म ग या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। तो ये सरगम जैसे हम लोग गाते हैं तो जो निकलता है वो है सरस्वती वंदना। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। तो वो एक ये शास्त्रीय संगीत की ही शिक्षा है। बाद में मैंने लोक संगीत के लिए उसका अपने जो यूज करना था मैंने किया। भोजपुरी के बारे में एक बहुत बड़ी अच्छी बात है मनोज जी, वो ये कि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका हिंदी में कोई पर्याय नहीं होता, या यूं कहें कि एक शब्द में उसका पर्याय नहीं होता, 2-3 शब्द मिलकर ही आप उस शब्द को एक्सप्लेन कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे शब्द होते होंगे, ऐसा बहुत सारा गीत होता होगा, ऐसा बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता होगा जो आप पहले गाते रहे होंगे और उसका कोई आपको पर्याय बाकी रचनाओं में, बाकी भाषाओं में कहीं नहीं मिलता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ है। अब जैसे हमने एक भोजपुरी में एक गीत गाया है, हालांकि वो व्यंग था कि अब तो बाबूजी के बात न सोहाला, कहला पे तीत लागेला। हरे कहला पे तीत लागे, कहला पे तीत लागे, कहला पे तीत लागेला। अब तो बाबूजी के बात न सोहाला, कहला पे तीत लागेला।
अब इसका मैं जितनी बार कोशिश किया कि हिंदी में बना पाऊं, बन ही नहीं पाता है। हाँ। कहला पे तीत लागेला, इसका आप एक लाइन में कोई हिंदी में कह नहीं सकते। सचमुच नहीं। जैसे सेनूर का कॉन्सेप्ट हो गया मनोज जी, जब हम सेनूर कहते हैं तो बहुत सारे मतलब सिर्फ सिंदूर नहीं बल्कि वो सुहाग, पति, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और उससे भी जुड़े बहुत सुंदर संगीत होता है वहां। बहुत सुंदर ये सेनूर शब्द। अब जैसे सेनूर अभी तो वर्तमान परिस्थिति में शादी ब्याह एक ठो लोग सोचते हैं कि सिंदूर दान होला, सिंदूर दान होता है, बट सिंदूर की भी अपना विवेचना है कि सिंदूर खुद को, हमारे यहाँ भोजपुरी में ऐसे गीत हैं, मैं आपको एक गीत सुनाता हूं। सिंदूर कह रहा है, सेनूर कहता कि हम बिचकाईला बजरिया में बाजार हमरा से, हम हई से नुरवा जन्मेला संसार हमरा से। हम बिकाईला बजरिया में बाजार हमरा से, हम हई से नुरवा जन्मेला संसार हमरा से। हमरे खातिर दूदू कुलवा जन्म जन्म ला जुड़ जाले, हम जहवा कम होइला त बहुते रिश्ता उड़ जाले। अब इस सिंदूर के भाव, सेनूर के भाव तो वास्तव में जब जब लोक संगीत की बात हुई तो कमाल है। आपने जो शब्द लिया वो यूनिक है। ऐसे शब्दों का प्रचलन आना तो चाहिए, उसका मर्म भी समझ में आना चाहिए। जी, तो ये जो लॉकडाउन हुआ है कोरोना के समय में, क्या क्या किया है आपने? 60 दिन लगभग हो गए हैं अब, कैसे चली है आपकी जिंदगी इस समय? एक तो इस लॉकडाउन में हम लोग तो बहुत ही भाग दौड़ में रहे श्वेता जी, क्योंकि हम लोगों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फीड द नीडी, जो ज़रूरतमंद हैं उनको, उनकी सेवा करो, तो उसमें बहुत भागना पड़ा। तो हमारा तो लॉकडाउन बहुत भागते भागते बीता है। लेकिन हाँ, हमारी भागदौड़ दिन में ही 4 घंटे 5 घंटे होती थी। फिर शाम को हमने, आप देख रहे होंगे मैं थोड़ा दुबला हो गया हूँ। तो मैं दुबला इसलिए हुआ कि इस दौरान खूब दौड़ा हूँ, बैडमिंटन खेला हूँ, थोड़ी क्रिकेट की प्रैक्टिस भी। शाम को जो सेवा करने के बाद का जो समय बचा उसमें खुद के ऊपर ध्यान दिया है कि जैसे लॉकडाउन बीते तो एक फिल्म भी कर सकें। नहीं, क्रिकेट आपने याद दिलाया, आप तो खेलते थे क्रिकेट। कहां पर वो आपने गियर बदला कि अब क्रिकेट नहीं खेलना है, करियर बनाना है तो गीत संगीत फिल्मों में ही? देखिए, वो शुरुआत के समय में हम लोग जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन थे। हम लोगों के लिए जो लोग हमारे साथी कहते थे कि मनोज जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो हम लोग कोशिश किए कि पहले यूपीएससी निकाल लें, फिर हुआ तो पीसीएस निकाल लें, नहीं हुआ तो दरोगा की परीक्षा निकाल लें, लेकिन होनी तो कहीं और ले जानी थी। इन सब चीज़ में मैं असफल होता गया और सब इंस्पेक्टर में मुझे सफलता मिली थी, लेकिन संगीत इंतजार कर रहा था। लेकिन उसके बीच में क्रिकेट का दौर था, क्रिकेट ही जिंदगी लग रही थी। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का क्रिकेट टीम का कैप्टन भी रहा। तो वो एक ऐसी जो बाद में हमारे लिए फिटनेस का साधन बन गई। हालांकि मैं क्रिकेट में बहुत कुछ खेल नहीं पाया, हमारे आसपास के मेरे मित्रगण बहुत दूर ऊपर तक गए खेलने। तो क्रिकेट अब हमारे लिए हमारा फिटनेस है, क्रिकेट हमारे लिए हमारी मानसिक ताजापन रखने के लिए एक साधन है। नहीं, तो जैसे मजाक में हम लोग सब कहते हैं कि फेवरेट पास टाइम है बिहार का, कि खासकर पूरे क्षेत्र का, कि कंपटीशन जरूर देते हैं सब।
तो सिर्फ गाने तक नहीं था वो एमए में लेके एडमिशन। एक्चुअली श्वेता जी वो हमारे जीवन की कहानी है और एक समय था बड़ा, अब तो हंसी आती है, वरना जो कंपटीशन के दौर से गुजरता है वही बता सकता है, वही समझ सकता है कि असफल होने का दंश क्या होता है। अब हम लोग भी असफल थे, बहुत दिन से थे, घर जाते थे, पूछा जाता था कि का बाबू का करतड़े घरी, नौकरी वोकरी कब लागी। तो हम लोग जब नहीं लगता था तो एक ही हथियार होता था, कंपटीशन देता नहीं, तो उसमें लोग थोड़ा सा रेस्पेक्ट करते थे। पता नहीं कब IAS IPS बन के चल आई, लेकिन नहीं हो पाया, तो हमने तो उसका गीत भी बनाया। देखिए हमने श्वेता जी बहुत सारे गीत वो बनाए हैं जो हमने जीवन में महसूस किए। जैसे मैंने वो गीत है मेरा वो, अरे 80 से का के बीए बचवा हमार कंपटीशन देता, में लेके एडमिशन कंपटीशन देता, अरे पढ़े में तटापे हुए गोरेगार देहबा, घर के करे जा हुए बहुते स्नेह बा, बहुते स्नेह बा, चानी पर के बार झरल मोछ के निशान नहीं खे, ओभर भइल एज बाकिर तनिको परेशान नहीं खे, चानस लहवले बाटे। अब ये लहवले का भी कोई परिवाची शब्द नहीं है, चानस लहवले बाटे, दे के पटीशन कंपटीशन देता, कचहरी से लेके परमिशन कंपटीशन देता। ये स्टे ऑर्डर ले करके भी हम लोगों को कंपटीशन देना पड़ा, लेकिन सफल नहीं हुए। अब ये गाना मेरे लिए एक नया थॉट था और श्वेता जी इसको जिसने समझा वो बहुत पॉजिटिवली लेता है और मेरे हिस्से में एक अच्छा गाना आया है। नहीं, आपने अपने संघर्ष की भी बात की। अब राजनीति में आपका सफर देखती हूं तो कई बार मतलब जो कटाक्ष रहता है, जो मैंने मृदुल और सिर्फ मनोज तिवारी का जो फर्क एक पूछा था आपसे, तो जब वो संघर्ष का दौर रहा होगा वो आज मदद करता है राजनीति में आपको सरवाइव करने में? बहुत मदद करता है। मुझे लगता है कि जो दौर हमने जितने तिरस्कार झेले, जितने जगह से अवसर ना मिलने से निराश होकर लौटे, जितना जब थोड़ा सा अवसर मिलने लगा तो जो रोकने की कोशिश हुई संगीत में, वो राजनीति में बड़ा काम करता है। क्योंकि क्षेत्र कोई भी हो, जब आप एक नई उड़ान भरते हैं तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो उस स्थान को पाने वाले होते हैं, तो वो आपके लिए अड़ंगा लगाएंगे, आपको तिरस्कृत करेंगे, आपको बोली बोलेंगे, आपको ईर्ष्या से वो अलग शब्द बोलेंगे जिसमें अगर आप फंस गए तो फिर आपकी उड़ान बाधित होगी, नहीं फंसे तो फिर आकाश अनंत है, फिर आपका है। ओकर फायदा तो होत बाटे श्वेता जी। नहीं, क्योंकि जब पूरा जैसे दिल्ली में चुनाव चल रहा था तो आपके एक गाने को लेके आपके बारे में आपको बहुत घेरा जाता था बार बार, रिंकिया के पापा। तो उस समय फिर एक बिहारी शब्द में यहाँ पर भोजपुरी शब्द और इनफैक्ट सारे बिहार के सारे डायलेक्ट्स में इस्तेमाल होता है थिथड़, तो वो थिथरई आपकी काम आई उस समय कि मैं तो गाऊंगा फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर एक कलाकार का जो आत्मसम्मान है वो आहत होता था? नहीं, अब उसको अपने अपने लेने की बात है कि आप उसको लेते कैसे हैं। मैं समझता हूं रिंकिया के पापा मेरा एक ऐसा गाना है जो सोशल चेंज का गाना है और दुनिया भर के 10वीं 12वीं क्लास तक के बच्चे तो उसके ऐसे फैन हैं जो भोजपुरी नहीं सुनते हैं वो भी सुनते हैं।
तो हाँ। वो हमारे लिए तो बहुत गर्व का विषय है। उस 50 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा। तो मैं ये मानता हूं कि हो सकता है राजनीति में कुछ लोग इस माध्यम से हमको कटाक्ष करने की कोशिश करते हैं, पर वो मेरी विशेषता है। हमारा बाकी कार्य जो होगा उसमें कोई हमको ये न, हम राजनीति में है तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप न लगा दे, हमसे कोई ऐसी गलती न हो जाए। गलती हो सकती है, किसी के प्रति कोई ऐसा शब्द निकल गया तो मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन इसे कटाक्ष से मैं घबराता नहीं। और गाना कितना अच्छा है वैसे। हाँ, नहीं ये तो है। और सचमुच में जो उसकी सोच आप बता रहे हैं, चाहे तो हम इसे इस नजरिए से देखें कि विमेन एम्पावरमेंट का गाना है कि बताइए उसका पति भी उससे डरता है, या फिर हम ये देखें कि नहीं, जो लड़के हैं, आदमी हैं, उनके लिए भी आप सहानुभूति रखिए। तो ये सारे जो गाने होते हैं, आप तो मैं ये कहूंगी कि पूरी अपनी फिल्म इंडस्ट्री में उधर आप ही ने वो ट्रेंड शुरू किया कि पहले गाना गाओ, एक गायक के तौर पर अपनी जगह बनी, हिट हुए, और उसके बाद फिल्म में आपने शुरू किया। आपके बाद तो पूरी पीढ़ियां शुरू हो गई यही करना कि गाने में हिट हो जाते हैं, उसके बाद हीरो भी बन के हिट हो जाते हैं। जी हाँ, ऐसा संजोग से हो गया, क्योंकि मैं 96 में गायक बना और 2003 में हमने फिल्म करी ससुरा बड़ा पैसे वाला। बाद में हमारा एक भाई दिनेश लाल यादव निरहुआ आ गया, वो भी पहले सिंगर बना, फिर एक्टर बना। फिर पवन सिंह, वो ऑलरेडी सिंगिंग का धूम था, वो भी बन गया। खेसारी लाल यादव आ गया। एक रवि किशन भाई को छोड़ के सब लोग ऐसे ही आए। तो वो लेकिन आज मैं आपके साथ इस मंच पे शेयर करूंगा कि जो सिंगिंग से भोजपुरी सिंगर्स ने अपना स्थान बनाया है, वो भोजपुरी सिनेमा में आके बड़ा नहीं हुआ बल्कि छोटा हुआ। क्योंकि हम जिस लेवल का गीत अपने एल्बम के लिए, अपने प्राइवेट एल्बम के लिए गाते थे, उस लेवल का गीत भोजपुरी सिनेमा में इस अभी पूरे दौर में अभी नहीं बन रहा है। कुछ बन रहा होगा, लेकिन मैक्सिमम आप देखेंगे कि जो आर्टिस्ट बड़ा सिंगर बन के सुपरस्टार बन के आया, उस सिनेमा से फिर वो धीरे धीरे कम ही होता है, उससे बड़ा नहीं होता। ये अब इसका विवेचना जितना करना हो कर लिया जाए। नहीं तो जो आप कह रहे हैं कि जो गीत आप गाया करते थे, या मतलब जो फिल्मी पर्दे से अलग हम जिसे देख लें और फिल्मों में जो आया है, आप मतलब उसे कमतर मान रहे हैं? जी, हम इसलिए कमतर मान रहे हैं कि हम लोग जो ऐसे गीत एल्बम के लिए गाते थे, उसमें जितना बड़ा थॉट होता था, कहीं ना कहीं सिनेमा में तो अब हम नहीं लिखते ना, सिनेमा में तो दूसरे लोग भी लिखने वाले आ जाते थे। बट हो सकता है हमारी बात से आज कुछ लोग नाराज हो सुन के, लेकिन ये सच्चाई है कि जो है एल्बम में गीत से जो हिट होता है, वो धीरे धीरे कुछ दिन जरूर सिनेमा उसका बिजनेस कर लेता है, लेकिन बाद में उस लेवल का सिनेमा में गीत नहीं बन पा रहा है, दृश्य नहीं बन पा रहा है। अब ये सच्चाई है। नहीं, जो आपके जितने भी गीत रहे हैं, और यहाँ पर आपने फिल्मों की तरफ चर्चा लेकर आए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर एक बार फिर आपको उस एकदम ठेठ लोक की तरफ ले जाना चाहती हूँ, और आपके उन गांव के दिनों की और उसके बाद संघर्ष के दिनों की। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे गाने हैं, कुछ ऐसे गीत हैं जो आपको हमेशा याद रहते हैं और बहुत संबल बढ़ाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं? निश्चित रूप से, जैसे हमारे यहाँ हम लोग एक गीत हमारे गांव का गीत है कि इसको निर्गुण कहते हैं, निर्गुण भाव है जी। कि कबीरा जब हम पैदा हुए, ई जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रो।
अरे चदरिया झीनी रे झीनी रे झीनी झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। हर कुछ को न ओढ़न आई चदरिया, दाग दाग कर दीनी रे, दाग दाग कर दीनी। हर दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी कि जस की तस धर दीनी, चदरिया चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। अब ये इन गानों का जो कबीर दास जी ने लिखा है, एक एक शब्द कहां से कहां लेके, भोजपुरी अवधी, ज्यादातर उन्होंने अवधी में लिखा है, तो वो कैसी उड़ान भराता है जीवन की, तो वो तो आता ही रहता है हम लोगों के। इस लिहाज से हमारा भोजपुरी साहित्य, अवधी साहित्य बड़ा अमीर है, बड़ा रिच है श्वेता जी। नहीं, जब कल मैं निरहुआ से चर्चा कर रही थी तो मैंने यही पूछा था कि अभी बहुत सारे हमारे पास भोजपुरी, आप इंडस्ट्री कहिए या फिर कला जगत कहिए, बहुत सारे सितारे हैं। असल में हमेशा नामों की जरूरत होती है कुछ आगे करने के लिए और तरक्की के लिए। आपको लगता नहीं कि इस समय आप लोगों की तरफ से कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन जो वो प्रोडक्शन है उन फिल्मों का, उन गीतों का, गाने की रिकॉर्डिंग का, वो सब थोड़ा सा पूर्वांचल की तरफ, थोड़ा बिहार की तरफ, थोड़ा बनारस की तरफ और बढ़ना चाहिए, या सिर्फ बॉम्बे में ही, मुंबई में ही उसका सेंटर रहना चाहिए? नहीं, इसको निश्चित रूप से बिहार की तरफ जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश की तरफ जाना चाहिए, झारखंड की तरफ जाना चाहिए। और इसके लिए मैं तीनों प्रदेशों से बहुत अच्छी नीति बनाने की ज़रूरत है, जहाँ की भोजपुरी सिनेमा को या बिहार की मैथिली सिनेमा, अवधी पिक्चर, तो संथाली सिनेमा झारखंड, इसके लिए पॉलिसी बननी चाहिए जिससे ये सिनेमा बनाने में भी आवश्यक हो, माने हेल्प हो, सहायता हो, और उसको रिलीज करने में भी। सिनेमा के जब हॉल भी अच्छे अच्छे बनेंगे, जो भी सरकारें सुन रही हैं, मैं समय समय पे अभी बातचीत भी कर रहा हूँ और ऐसा होने वाला है, ऐसा हमें ऐसा आश्वासन मिला है कि ऐसा होगा, तब जा कर के भोजपुरी फिल्म भी और बिहार, झारखंड, यूपी की जो रीजनल फिल्म है उसका भी स्वर्ण काल आना बाकी है। श्वेता जी, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि श्वेता जी भी कुछ थॉट दे के कहें कि देखो भाई भोजपुरी वालों, तुम लोग ये इस टॉपिक पे फिल्म करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि बहुत सारे आरोप भी लग जाते हैं कि बहुत अश्लीलता जैसी कई बार फिल्मों के टाइटल में या गानों में या फिल्म के भीतर सीन्स में ऐसा होता है। तो कुछ अलग फिल्में, कुछ ऐसी फिल्में, ठीक है, हर तरह के ऑडियंस के लिए आप हर तरह की फिल्में बनाते हैं, तो वो एक आपको लगती है गुंजाइश कि ऐसा भी हो सकता है, उस तरफ विस्तार हो सकता है अभी फिल्म इंडस्ट्री का भोजपुरी में? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, सिनेमा तो समाज का दर्पण है, तो जब तक वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के तरफ उसका रुझान तो अभी भी है। उस मुंबई तो सिर्फ एक पड़ाव है, वहाँ से कई टेक्निकल सुविधाएं हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिल्म निर्माण में और फिल्म रिलीज में और सिनेमा हॉल के रिनोवेशन में हम समझते हैं बहुत जल्दी, मुझे पता भी चल रहा है, और भोजपुरी इसी में, भोजपुरी एकरे में संविधान की 8वीं अनुसूची में आ जाए, बहुत दिन से प्रयास चल रहा बा। तो इस सब मिला के निश्चित रूप से एगो हजारों लोगन खातिर रोजगार भी मुहैया होई, और ई साहित्य पर आज जो बात करतनी जा, शायद होकर बहुत बड़ा रिजल्ट भी मिल सकेला। जी, अच्छा मनोज जी, अभी कोरोना के बारे में जैसे आपसे बात कर रहे थे, आप बोले कि रोज 3-4 घंटे जैसे काम करना पड़ रहा था, बाकी चीजें भी कर रहे थे। इसमें एक और जो देख के बहुत दिल को तकलीफ पहुंची, आपको भी पहुंची होगी, वो थी प्रवासी मजदूर जो हमारे निकल रहे थे। अभी भी कुछ हैं सड़क पर, ट्रेनें चल रही हैं, बसों से कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो वो त्रासदी है, जो मानव त्रासदी है, वो बहुत परेशान कर रही है।
निश्चित रूप से श्वेता जी बहुत हृदय विदारक दृश्य थे, और मैं तो उनको प्रवासी मजदूर कहना ही नहीं चाहता हूँ। वो निवासी मजदूर हैं, वो प्रवासी नहीं है। अब वो बॉम्बे हैं तो बॉम्बे के निवासी हैं, वहाँ के वोटर हो चुके हैं। दिल्ली में हैं तो उनका जो जाने वाली भीड़ दिखी उनमें से 60% लोग निवासी मजदूर हैं। लेकिन अब ठीक है, जब संकट का समय आया तो बहुत सारे कारण हैं, उनमें जाना तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन दृश्य तो बड़ा दुखद था। और जो माइग्रेशन का दर्द और एक जो असंतुलन, क्षेत्रीय असंतुलन का एक लंबा दर्द जो झेला है हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये पूर्वी भारत ने, तो उसमें ये वो लोग हैं जो निकले तो अपने वहाँ काम करते रह गए, लेकिन एक ऐसा संकट आया जिसमें फिर से उनको गांव याद आया। और कुछ तो मजबूरी थी, समस्या थी, लॉकडाउन का पालन करना था, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो बड़ा दिल को तकलीफ दिया है। मैंने तो आपके चैनलों पे भी देखा, कई जगह देखा, कुछ रोकने की भी कोशिश की, कुछ सफल हुए, कुछ नहीं हुए, बट दृश्य तो हमेशा हमेशा के लिए बहुत कुछ विचार करने को प्रेरित करता है। क्योंकि कला का एक हिस्सा था ना पूरा बिहार, बंगाल को भी अगर हम लगा लें कि जब वो जुदाई के गीत हो जाते थे, बिरह के गीत हो जाते थे, कि कैसे मजदूरों को निकलना पड़ रहा है रोजगार की तलाश में। बहुत साहित्य, लोक बहुत बदला उस समय। और आज एक जब वो वापस उन रिश्तों की तरफ लौट रहे हैं, उन पैसों को छोड़कर, उस कि यहां पर नौकरी मिल जाएगी लेकिन जाना है घर, तो वो भी साहित्य को एक नई, लग रहा है कि एक नई पटरी पर चलने की प्रेरणा देगा। श्वेता जी, ये चर्चा हमारे साहित्य में बहुत लंबे समय से है। आपको एक गाने का 2 लाइन सुना रहा हूं, उसमें आपको समझ में खुद ही आ जाएगा, और जो भी देख रहे हैं लोग, कि हमारे यहाँ माइग्रेशन का दर्द क्या है। गांव में जो पत्नी है वो अपने पति के लिए कहती है, अरे बॉम्बे दिल्ली कैला गुलजार हो, बॉम्बे दिल्ली कैला गुलजार हो, बिहार यूपी सुन कैला राजा जी, अरे घरे आजा बाबड़ी बहार हो, बिहार यूपी सुन कैला राजा जी, सुनतानी होत बा विदेशवा के बारी, ए राजा जी छोड़ दीही इहो तैयारी, अरे घरे आजा बाबड़ी सकून हो, बिहार यूपी सुन कैला राजा जी। अब ये गाना मैं 1997 में गाया हूं, लेकिन गाया क्यों? क्योंकि वो उस समय माइग्रेशन हो रहा था। आज बहुत सारे लोग समय के साथ अपने स्टेट में काम करना शुरू किए हैं, लेकिन वो माइग्रेशन के दर्द का जो एक दृश्य दिखा, वो तो हम लोग बहुत समय से झेल रहे हैं। तो अब ये वापसी पर भी कुछ लिखा आपने? अभी तो इस पे जो लिख रहा हूं वो थोड़ा अलग है। वो है कि अरे उठावे के पड़ी हो, उठावे के पड़ी, आफत आइल बाटे भारी, दर्द उठावे के पड़ी, अरे आपे नहीं खा फसल फसल बा इसौ से दुनिया सारी, अरे जहां रहा बस सब्र करा, विनय विनय करेला मनोज तिवारी, अरे थोड़ा संयम रख के संकट ई उठावे के पड़ी। अब हमारा भाव ये है, थोड़ा सब्र करिए, जहां है रहिए, ये जो समय है वो वापस
हम कोरोना को हराएंगे और फिर से अब तो काम धाम भी शुरू हो गया है। आजकल हमरा के जितना फोन आवता गौवा में जो हमार भाई बहन चल गई, अब वो कहता भैया हमनी के दिल्ली कैसे आवल जाए। हमने कहा चिंता मत कर, जहां बड़ा वहीं रह, 1 महीना बाद आई जा। जी मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा ई साहित्य पे ऐसे एक साथ एक मंच पर बस प्रकट होकर और फिर एक एक करके हम गायब भी हो जाते हैं यहां से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी जो देख रहा हूं ना, अभी जैसे हम भी इस समय फ्रेम में देख रहे हैं, हम खुद आश्चर्य में हैं। ऐसा लग रहा है कि हम आप बिल्कुल सामने सामने बात कर रहे हैं। और इस टेक्नोलॉजी के लिए आज तक को और आपके सभी टेक्नीशियंस को, जो हमारे टेक्नीशियन साथी हैं, सबको थैंक यू, नमस्कार समय देने के लिए।